Hello, good morning, students. I welcome you all in our DAV e-learning classes. Today we will discuss chemical shift in Mossberg spectroscopy. एक्सटर्नल केमिकल एनवायरनमेंट डिफरेंट होने से सिग्नल की पोजीशन जो है वो शिफ्ट हो जाती है और इसे ही हम क्या कहते हैं, केमिकल शिफ्ट कहते हैं। ठीक है। तो राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ अगर हम मूव करें तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ केमिकल शिफ्ट डिक्रीजेस। ओके। अब केमिकल शिफ्ट जो है वो डिक्रीज हो रही है तो ये किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो सबसे पहले हम लेते हैं फर्स्ट फैक्टर है इसमें, दैट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट oxidation state of metal ion increases. Then second is the pi acceptor tendency increases. And third, electronegativity of ligand decreases. तो इन तीनों केसेस में केमिकल शिफ्ट जो है वो डिक्रीज हो जाती है। कौन कौन सी केस है? फर्स्ट केस, जब ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन की इंक्रीज हो रही है तो केमिकल शिफ्ट डिक्रीज हो जाती है। सेकेंड है पाई एक्सेप्टर टेंडेंसी जो है लिगेंड की। किसकी है पाई एक्सेप्टर टेंडेंसी? पाई एक्सेप्टर टेंडेंसी ऑफ लिगेंड अगर इंक्रीज हो रहा है तो केमिकल शिफ्ट जो है वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है। इसी तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ लिगेंड जो है अगर डिक्रीज हो रही है तो केमिकल शिफ्ट क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है। ये डिक्रीज होगी तो ये भी डिक्रीज हो जाएगी, और जबकि ये दोनों की दोनों जो है वो इसके साथ में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर ये बढ़ेगी तो फिर केमिकल शिफ्ट डिक्रीज हो जाएगी। अब कैसे, इसे अब हम समझते हैं एक एग्जाम्पल से। तो एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं FeBr2 देन FeCl2 और FeF2। तो अब आप देख रहे हैं कि फ्लोराइड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है और उसके बाद में क्लोराइड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और उससे कम जो है ब्रोमाइड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी कम होगी केमिकल शिफ्ट भी उतनी ही कम होगी। तो यहाँ पर सबसे कम केमिकल शिफ्ट जो है किसकी है? वो ब्रोमाइड की है। ये इसका ऑर्डर हमने शो किया है। इट इज़ अ ऑर्डर फॉर केमिकल शिफ्ट। फिर उससे ज़्यादा FeCl2 में केमिकल शिफ्ट देखने को मिलेगा और FeF2 की केमिकल शिफ्ट और ज़्यादा होगी। ठीक है। नाउ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल आयन। अब अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहे हैं तो एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पर K3 यानी पोटेशियम और ये है हेक्सासाइनोफेरेट। ठीक है। और फेरेट थर्ड।
तो इस केस के अंदर आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर जो है क्या है, +3 है। ओके, और इसको कंपेयर करते हैं हम एक दूसरे एग्जांपल से, दैट इज द पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड। ठीक है, ये क्या है, -4 चार्ज हो जाएगा इस पर, तो आयरन जो है +2 ऑक्सीडेशन नंबर में है। तो इस केस में सेंट्रल मेटल आयन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा होगा तो केमिकल शिफ्ट क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ऑक्सीडेशन नंबर अगर ज़्यादा होगा तो केमिकल शिफ्ट क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो इस केस में हम क्या कह सकते हैं कि Fe+3 का ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा है तो इसकी केमिकल शिफ्ट क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, और Fe+2 की केमिकल शिफ्ट ज़्यादा होगी। ठीक है, फिर अब हम लेते हैं थर्ड एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल है पाई एक्सेप्टर टेंडेंसी को समझाने के लिए। तो पाई एक्सेप्टर टेंडेंसी को समझाने के लिए आप एग्जाम्पल देख सकते हैं यहाँ पर। ये एग्जाम्पल आयरन का है, ये एग्जाम्पल भी। कौन सा लिगेंड है ये है ट्राइफिनाइल फॉस्फेन। तो ट्राइफिनाइल फॉस्फेन के 4 लिगेंड और 2 लिगेंड जो हैं क्लोराइड के यहाँ पर जुड़े हुए हैं, और इसकी जो पाई एक्सेप्टर टेंडेंसी जो है वो ज़्यादा है ट्राईमिथाइल फॉस्फेन से। तो दूसरे केस में ट्राईमिथाइल फॉस्फेन के 4 लिगेंड जो हैं वो सेंट्रल मेटल आयन से जुड़े हुए हैं, और यहाँ पर क्लोरीन के 2 जुड़े हुए हैं। तो आप देखिए इसकी पाई एक्सेप्टर टेंडेंसी ज़्यादा है तो इसकी केमिकल शिफ्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अब किसकी केमिकल शिफ्ट ज़्यादा हो जाएगी, इस कॉम्प्लेक्स की केमिकल शिफ्ट जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। सो आई कैन राइट हियर दिस ऑर्डर। ठीक है, तो नोट कर लीजिए आप लोग इसको। Then the next is the isomer shift. Isomer shift is denoted by the sigma, or in some books it is also denoted by the delta. तो हम यहाँ पर इसे सिग्मा से डिनोट कर रहे हैं। आइसोमर शिफ्ट इक्वल्स टू द 2/5 पाई जेड ई स्क्वायर and psi square of absorber minus psi square of source multiply by the, this is the radius square of excited nuclei minus radius square of ground state nuclei. Okay, or you can write in this way, अगर आप इसको कांस्टेंट मान लेते हैं, so this is the k and you can write del square of absorber minus psi square of source multiply by the difference in radius of nuclei of the excited state and the ground state. Okay, तो इस इक्वेशन में k क्या है, k इक्वल्स टू द 2/5 पाई जेड ई स्क्वायर है।
ठीक है। एंड व्हाट इज द साइज 0a? दिस इज द s इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, s इलेक्ट्रॉन डेंसिटी of absorber. And what is the size node, size 0 source? S है, S stand for source, so this is the s electron density of source. Okay, then what is the R excited and what is the Rg? So I can write here Rex radii of nuclei in excited state, and Rg equals to the radii of nuclei in ground state. तो इनका क्या है, डिफरेंस है, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने एस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है उसकी बात की है, डी की बात नहीं की है, एफ की बात नहीं की है, पी की भी बात नहीं की है। क्यों नहीं की है? क्योंकि यहाँ पर जो एस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो ही न्यूक्लियस के ज़्यादा क्लोज है, और उस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ही न्यूक्लियस के चारों तरफ जो एक शील्ड बनती है उसका सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट आएगा। तो इसलिए जो एस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो सोर्स की क्या है और वो एब्जॉर्बर की क्या है, ये बहुत यहाँ पर मायने रखती है। इसी तरह से अगर हम बात कर रहे हैं कि हमने आयरन लिया है, और आयरन जो है, आयरन का जो न्यूक्लियाई जो होता है उसकी ग्राउंड स्टेट में जो रेडियस जो होती है वो ज़्यादा होती है, और एक्साइटेड स्टेट में रेडियस की वैल्यू कम हो जाती है। तो अगर मैं आयरन की बात करती हूँ तो आयरन के केस में, अगर आयरन की बात कर रही हूँ तो आयरन के केस में हमेशा क्या रहेगा, रेडियाई ऑफ ग्राउंड स्टेट जो है वो हमेशा ज़्यादा रहेगी रेडियाई ऑफ एक्साइटेड स्टेट से, ठीक है। और अगर ऐसी कंडीशन रहेगी यहाँ पर तो अब हमारे पास में कौन सा साइन आएगा यहाँ पर, अगर मैं बात करती हूँ डेल आर की, तो डेल आर जो है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। किसके लिए? आयरन के लिए, ठीक है। क्यों हो जाएगा नेगेटिव? क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, कम है। एक्साइटेड स्टेट में आयरन न्यूक्लियाई की रेडियाई की वैल्यू कम होती है, और ग्राउंड स्टेट में जो रेडियाई है वो ज़्यादा होती है। तो इसलिए जब हम इसमें से इसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो इसकी रेडियाई ज़्यादा है तो हमारे पास में माइनस साइन आएगा। तो यानी डेल आर जो है हमारा आयरन के लिए हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है। अब देखो, अगर बात रही है एब्जॉर्बर की और सोर्स की, ठीक है। अब अगर सोर्स का जो वेव फंक्शन है एस इलेक्ट्रॉन का, अगर वो ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, एब्जॉर्बर से ज़्यादा है, तो यहाँ पर भी कौन सा साइन आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। और फिर नेगेटिव साइन जो है आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास में आइसोमर शिफ्ट जो है वो क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी, ठीक है। और अदरवाइज अगर ये दोनों ही अगर सेम होंगे तो ऐसी कंडीशन में अगर ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, तो वेव फंक्शन अगर सेम हो जाएगा तो सिग्मा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्योंकि इसकी वैल्यू चाहे नेगेटिव हो, लेकिन ये नेगेटिव वैल्यू जब 0 से मल्टीप्लाई होगी तो सिग्मा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। कौन से केस में? जब सिंपल भी हमारे पास में आयरन मेटेलिक फॉर्म में होगा और एब्जॉर्बर भी आयरन ही होगा और वो भी मेटेलिक फॉर्म में होगा, ठीक है। तो यानी यहाँ पर हम लोगों के पास में 3 केस बनते हैं। पहला केस तो वो होगा जिसमें कि आयरन जो है वो मेटेलिक फॉर्म में होगा। दूसरा केस वो होगा जिसमें आयरन +2 फॉर्म में है, और तीसरा केस हम लेते हैं जिसमें आयरन +3 फॉर्म में है।
तीनों केस में हमने आयरन ही लिया है, लेकिन आयरन जो है यहाँ पर मेटेलिक स्टेट में है, यानी एटॉमिक नंबर क्या है 26 है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, ऑर्गन 3d6 4s2 हो जाएगा। ठीक है, या फिर मैं इसको अगर आपको समझाने के तौर पर लिख रही हूँ तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, मैं इसको लिख सकती हूँ नियॉन, और नियॉन के बाद में आ जाएगा 3s2 3p6 और 3d6 एंड 4s2। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो यही होगा, लेकिन आपको समझाने के लिए ये लिखा है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है इस तरह से अरेंज है। इसी तरह से अगर आयरन +2 की मैं बात कर रही हूँ तो आयरन +2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 3d6 हो जाएगा, 4s0 हो जाएगा। ओके, आयरन +3 के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, ऑर्गन हो गया, 3d5 हो गया, 4s0 हो गया। ठीक है, अब देखिए जैसा अभी मैंने आपको आइसोमेरिक शिफ्ट का फॉर्मूला बताया है कि आइसोमर शिफ्ट जो है वो डिपेंड करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और इन द s ऑर्बिटल कि s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है। तो यहाँ पर देखिए, अगर जैसा अभी आपको बताया था सिग्मा इक्वल्स टू द k, और किस पर डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर डिपेंड कर रहा है। ये तो अब हमारे पास में डेल आर की वैल्यू जो है वो क्या आएगी, नेगेटिव ही आएगी, तो मैं यहाँ पर नेगेटिव साइन ही लगा देती हूँ। जो भी हमारी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। लेकिन यहाँ पर अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात कर रही हूँ तो यहाँ पर जो 4s जो है वो उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, एब्जॉर्बर भी मेटेलिक है। कौन सा केस है, ये हमारा फर्स्ट केस है। फर्स्ट केस में क्या है, एब्जॉर्बर भी मेटेलिक फॉर्म में है और यानी 4s2 है, और जो हमारा सोर्स है वो उसमें भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 4s2 है। तो यानी यहाँ पर जो साई की वैल्यू जो है दोनों की सेम हो जाएगी और हमारे पास में इनका डिफरेंस क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो फर्स्ट केस में हमारा फर्स्ट केस क्या बनेगा, केस फर्स्ट है व्हेन एब्जॉर्बर एंड सोर्स बोथ आर इन मेटेलिक फॉर्म। दोनों के दोनों जब मेटेलिक फॉर्म में है तो अब सिग्मा की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, ये तो हो गई फर्स्ट थिंग। अब अगर सेकंड थिंग मैं कहती हूँ कि इन दोनों को कंपेयर करो, तो इन दोनों को जब मैं कंपेयर करती हूँ तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या है, 4s के अंदर है ही नहीं, 4s क्या हो गया, 0 हो गया। जब 4s 0 है तो ऐसी कंडीशन में जो साई की वैल्यू है, साई इन द मेटेलिक फॉर्म या फिर मैं कहूँ साई ऑफ द सोर्स, तो साई स्क्वायर सोर्स जो है वो ज़्यादा है और जो एब्जॉर्बर है उसमें तो साई है ही नहीं। तो यहाँ पर जो साई का डिफरेंस है वो क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। जो रेडियस की वैल्यू क्या है, नेगेटिव आ जाएगी। तो यहाँ पर सेकंड केस में केमिकल शिफ्ट की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। सिग्मा विल बी पॉजिटिव। ठीक है, क्यों हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि कांस्टेंट है, साई की वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी, आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी, और सिग्मा की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, तो केमिकल शिफ्ट क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। नाउ द थर्ड केस। अब थर्ड केस अब हमारे पास में बनता है कि Fe+2 है और Fe+3 है, तो ऐसी कंडीशन में केमिकल शिफ्ट क्या रहेगा। अगर हम इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं तो इन दोनों के अंदर 4s जो है ये तो 0 है। तो हमने तो अभी यही तक की बात की थी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो s के अंदर क्या है, तो यहाँ पर तो s ऑर्बिटल जो है क्या है, एम्प्टी है, तो यहाँ पर s की वजह से यहाँ पर कोई भी शील्डिंग इफेक्ट डेवलप नहीं हो रहा। लेकिन अभी जो मैंने ये एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा था, इसके लिए अब आप ये देखिए कि 3s इलेक्ट्रॉन तो प्रेजेंट है, मतलब ये क्या है, 3s2 3p6 और 3d6 है। इसी तरह इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 3s2 है, 3p6 है और ये 3d5 है।
ठीक है। तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डी ऑर्बिटल्स होंगे, किसमें ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा है, जितने ज़्यादा होंगे उतनी ही केमिकल शिफ्ट ज़्यादा होगी, केमिकल शिफ्ट इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो केमिकल शिफ्ट किसकी ज़्यादा हो जाएगी, Fe+2 की आइसोमर शिफ्ट जो है क्या इसकी Fe+2 आयन की ज़्यादा हो जाएगी इससे, जो कि क्या है +3 है। ठीक है, तो ये हमने पहले भी कहा था कि ऑक्सीडेशन स्टेट अगर ज़्यादा होती है तो केमिकल शिफ्ट कम हो जाती है। तो यहाँ पर भी अब हम लोग यही बात कर रहे हैं कि इसकी केमिकल शिफ्ट कम हो गई है या फिर इसकी आइसोमेरिक शिफ्ट जो है वो भी कम हो गई है। ठीक है, तो अब हमारे पास में क्या रिजल्ट निकला, अब हमारे पास में इन्फ्रेंस निकला, ग्रेटर द S इलेक्ट्रॉन डेंसिटी lesser the chemical shift, first point, and second is the greater the d electron density, then greater the chemical shift. Increase in S electron density, decrease in chemical shift. ओके, एक तो ये इन्फ्रेंस निकला, दूसरा क्या निकला, इंक्रीज इन डी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब डी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का क्या मतलब है, जैसा अभी आपको बताया कि 3d6 इलेक्ट्रॉन है, यानी 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो 3s2 को कवर करेंगे यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन द 3d इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, देन इंक्रीज इन केमिकल शिफ्ट। एक्चुअली जो डी इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इनका न्यूक्लियस पर तो कोई इफेक्ट नहीं होता, लेकिन ये एस इलेक्ट्रॉन पर अपना इफेक्ट शो करते हैं। ठीक है, तो ये आज आपने पढ़ा है केमिकल शिफ्ट के बारे में और आइसोमेरिक शिफ्ट के बारे में।